अगर हम कल्पना करें, एक बेहद बूढ़ा कमजोर सा आदमी, उसके घर की टूटी हुई छत से मूसलाधार बारिश का पानी अंदर टपक रहा है और वो अंदर बैठा है। हाँ। वो अंदर बैठा भांग के नशे में एकदम चूर है। और भाई उसी नशे की हालत में वो एक खत लिख रहा है। एक ऐसा खत जो किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य के वाइसराय को लिखा जा रहा है। क्या बात है! ये तस्वीर ही अपने आप में मतलब इतनी शक्तिशाली है ना कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक साधारण सी कलम में कितनी ताकत हो सकती है। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, हमारी इस गहन चर्चा में, हम इसी दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त और उनके रचे गए उस अमर किरदार शिव शंभू की। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालें। हम समझेंगे कि कैसे हरियाणा के एक छोटे से गांव के एक साधारण से पत्रकार ने अपने तीखे व्यंग्य से पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। सही कहा आपने। और ये विषय, मतलब ये सिर्फ इतिहास की पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो भारत की जो सबसे कठिन परीक्षाएं हैं ना, जैसे NTA UGC नेट, हाँ बिल्कुल, तो उस परीक्षा के सिलेबस में बालमुकुंद गुप्त के निबंधों को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जाता है। मुझे याद है कि जो अनअकैडमी की अध्ययन सामग्री है उसमें भी इस पे पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। अरे हाँ, मैंने भी वो स्रोत देखा था। उसमें कपिल शर्मा नाम के एजुकेटर की क्लासेस का जिक्र है। हाँ, जहाँ वो डेली लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट वगैरह करवाते हैं। एकदम सही। और भाई उनका जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, उसकी फीस कुछ 11,550 रुपए है। और अगर कोई कपिल शर्मा को कोड इस्तेमाल करे तो उसे 10% की छूट भी मिलती है। तो मतलब उसी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आज बाबू बाल मुकुंद गुप्त को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले का एक छोटा सा गांव है गुड़ियानी। वहां लाला पूरणमल के घर बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 18 सितंबर 1907 को महज 42 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। बाप रे, सिर्फ 42 साल की उम्र? हाँ, केवल 42 साल। मतलब कोई इंसान इतने छोटे से जीवन काल में इतनी गहरी वैचारिक और साहित्यिक छाप कैसे छोड़ सकता है? जब मैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि बहुत कम उम्र में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। और उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी, मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो सिर्फ मिडिल स्कूल तक ही हो पाई थी। तो भाई मिडिल स्कूल पास एक इंसान इतनी सारी भाषाओं का प्रकांड विद्वान कैसे बन गया? यहीं पर उनकी असली प्रतिभा सामने आती है। जब स्कूल के दरवाजे बंद हुए ना, तो गुप्तली ने स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। क्या बात है! हाँ, और जरा सोचिए, ये वो दौर था जब आज की तरह इंटरनेट तो छोड़िए, किताबें भी आसानी से नहीं मिलती थी। बिल्कुल नहीं मिलती थी। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से उर्दू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी जैसी भाषाओं पर गजब की पकड़ बना ली थी। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि उनका जो शुरुआती पत्रकारीय सफर था वो हिंदी से नहीं बल्कि उर्दू से शुरू हुआ था। एकदम सही पढ़ा आपने। उन्होंने शाद उपनाम से उर्दू में शुरुआत की थी। हाँ, शाद नाम से। और उन्होंने लाहौर के कोहिनूर और अखबार चुनार जैसे अखबारों में काम किया था। बिल्कुल। और उनका यही उर्दू का जो बैकग्राउंड था ना, वो आगे चलकर उनकी हिंदी की सबसे बड़ी ताकत बना। जब वे मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर हिंदी पत्रकारिता की तरफ मुड़े, उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदी बंगवासी का संपादन किया था ना। हाँ, और बाद में भारत मित्र का भी। तो जब वे हिंदी में आए तो उनकी भाषा में उर्दू की जो रवानी थी, जो मुहावरेदारी थी, वो साफ झलकती थी। एक अलग ही प्रवाह था उनकी भाषा में। बिल्कुल। अगर हम साहित्य के नजरिए से देखें तो वे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ना कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। मैं तो इसे पढ़कर हैरान रह गया था। कौन सा मोड़? वही, एक ऐसा इंसान जिसने खुद अपनी मेहनत से भाषाएं सीखी, वो सीधे उस दौर के सबसे बड़े साहित्यकार और व्याकरण के पुरोधा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से टकरा जाता है। अरे हाँ, वो ऐतिहासिक व्याकरण विवाद। मतलब आज के इंटरनेट के दौर में जिसे हम ट्विटर वॉर कहते हैं ना, जहां दो बड़े बुद्धिजीवी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शब्दों से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, गुप्त जी ने वो 19वीं सदी में ही कर दिखाया था। बिल्कुल। और वो विवाद हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत मशहूर है।
हुआ कुछ यूं था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने एक लेख में अस्थिरता शब्द का इस्तेमाल कर दिया था और गुप्त जी की पारखी नजरों ने इस गलती को तुरंत पकड़ लिया। और फिर उन्होंने आत्माराम के छद्म नाम से, मतलब अपने पेन नेम से, जी द्विवेदी जी की तीखी आलोचना कर डाली। हाँ, लेकिन ये कोई बेवजह की आलोचना नहीं थी। इसके पीछे व्याकरण का एक बहुत ही ठोस तर्क था। अगर हम इसे आसान भाषा में अपने इस विश्लेषण में समझें जी तो मूल शब्द होता है स्थिर। सही बात है। और उसका विलोम या नेगेटिव बनता है अस्थिर। बिल्कुल। और फिर भाववाचक संज्ञा बनती है अस्थिरता। जी लेकिन द्विवेदी जी ने लिख दिया था अस्थिरता, जो कि व्याकरण के हिसाब से एकदम गलत था। वही तो, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से जहां पहले ही अ लगकर अर्थ पूरा हो रहा हो वहां अन उपसर्ग लगाना भाषा का भद्दापन माना जाता है। गुप्त जी ने इसी बात को पकड़ा कि भाई जो व्यक्ति पूरी हिंदी भाषा को सुधारने का बीड़ा उठाए बैठा है वो खुद शब्दों की बनावट में इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है। और इस तीखे प्रहार ने उस समय के साहित्यिक जगत में सच में भूचाल ला दिया था। दोनों तरफ से खूब लेख लिखे गए, पलटवार हुए, एकदम पब्लिक डिबेट बन गई थी। हाँ, लेकिन इस पूरी बहस की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये किसी निजी दुश्मनी से नहीं उपजी थी। ये भाषा के परिष्कार के लिए, उसे शुद्ध करने की लड़ाई थी। और शायद यही वजह है कि इतनी तीखी बहस होने के बावजूद द्विवेदी जी के मन में गुप्त जी के लिए बहुत गहरा सम्मान था। बिल्कुल था। आपको पता है, गुप्त जी के निधन के बाद खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह बात स्वीकार की थी कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बालमुकुंद गुप्त। क्या बात है! एक विरोधी के मुख से निकली ये तारीफ बताती है कि गुप्त जी की भाषा कितनी सजीव रही होगी। एकदम। उनकी भाषा में नीरसता नहीं थी, बल्कि वो सीधे आम आदमी के दिल पर वार करती थी। खैर, इस व्याकरण के युद्ध से आगे बढ़ते हैं उस असली महायुद्ध की तरफ जिसने सीधे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर प्रहार किया। आप राजनीतिक व्यंग्य की बात कर रहे हैं। हाँ, भारत मित्र पत्रिका में जो 1903 से 1907 के बीच प्रकाशित हुए थे शिव शंभू के चिट्ठे। ये तो व्यंग्य का एक मारक हथियार था। बिल्कुल। इसमें कुल 8 चिट्ठे या निबंध हैं, जैसे बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, विदाई संभाषण और बंग विच्छेद। इसके बाद तो चिट्ठे और खत की एक पूरी श्रृंखला ही आ गई थी जो लॉर्ड मिंटो और सचिव मार्ले के नाम लिखी गई थी। और इन खतों को लिखने वाला जो किरदार था, शिव शंभू शर्मा, वो एक पूरी तरह से काल्पनिक चरित्र था। एक बूढ़ा, गरीब लेकिन निडर ब्राह्मण जो हमेशा भांग के नशे में रहता है। अच्छा, जब मैं इस शिव शंभू के चरित्र के बारे में गहराई से पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया। कैसे सवाल? यही कि भाई एक भांग पीने वाले व्यक्ति का किरदार ही क्यों चुना उन्होंने? क्या यह सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए गढ़ा गया था या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ था? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब हमें आशीर्वाद नामक अंश में मिलता है। ये भांग का नशा सिर्फ हास्य पैदा करने के लिए बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या वजह थी? असल में ये नशा भारतीय जनता की उस बेबसी और चेतना शून्यता का प्रतीक है जो वे गुलामी के दौर में महसूस करते थे। मतलब एक तरह से यथार्थ से भागने का तरीका। बिल्कुल। भांग पीने से कुछ पल के लिए वो अपने सारे कष्ट भूल जाता है, लेकिन फिर कोई ऐसी घटना होती है जो उसे झकझोर कर वापस उसी कड़वी सच्चाई में खींच लाती है। अच्छा, जैसे वो लॉर्ड मिंटो वाली घटना? हाँ, आशीर्वाद में उसी का तो जिक्र है। शिव शंभू नशे में है, बारिश हो रही है और उसे खबर मिलती है कि कलकत्ते में लॉर्ड मिंटो एक पूर्व लाट की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। हाँ। और बाहर उस मूर्ति पर रेशमी छाता तना हुआ है ताकि पत्थर की मूर्ति भीग न जाए वाला है। मतलब एक तरफ एक गरीब नागरिक अपनी टूटी छत के नीचे भीग रहा है और दूसरी तरफ अहंकारी सत्ता अपनी मूर्तियों को रेशमी छातों से बचा रही है। यही तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बेरुखी थी जिसे गुप्त जी ने इतने बेहतरीन ढंग से पेश किया। और भाई, इस पूरे व्यंग का सबसे बड़ा निशाना कौन था? भारत का तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, जिसे लगता था कि वो भारत का भाग्य विधाता है। हाँ, गुप्त जी ने कर्जन के इन नुमाइशी कामों की, मतलब जो सिर्फ दिखावे के काम थे, उनकी बड़ी कड़ी आलोचना की थी। बिल्कुल, जैसे वो कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हो गया या फिर 1903 का दिल्ली दरबार। अरे, वो दिल्ली दरबार वाला किस्सा तो एकदम हद है। उस वक्त देश में भयानक अकाल पड़ा था और कर्जन दिल्ली में करोड़ों रुपए खर्च करके दरबार सजा रहा था। और गुप्त जी ने बड़ी ही बेबाकी से पूछा था कि क्या इन दिखावटी कामों से भारत के गरीबों का दुख कम होगा?
उन्होंने तो ये भी लिखा कि दरबार में जो हाथी और सोने के हौदे लाए गए थे वे सब किराए के थे। तमाशा खत्म हुआ और सब वापस। सही कहा। और इसके बाद कर्जन का सबसे क्रूर फैसला आया, 1905 का बंग विच्छेद। यानी बंगाल का विभाजन। हाँ, गुप्त जी ने इसे एक ऐसा कृत्य बताया जिससे जनता और भी ज्यादा टूट गई। आप जानती हैं, जब मैं कर्जन के इस पूरे कार्यकाल को देखता हूं तो ये मुझे किसी दुखांत नाटक यानी ट्रेजिक प्ले की तरह लगता है। वो कैसे? मतलब स्टेज पर कर्जन एक ऐसा डायरेक्टर बना हुआ था जैसे लग रहा था कि नाटक का अंत वो खुद तय करेगा। पूरे घमंड में था वो। बिल्कुल। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि जंगी लाट यानी जो उनका सैन्य प्रमुख था लॉर्ड किचनर, उसके साथ हुए एक छोटे से विवाद के कारण उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अरे हाँ, वो विवाद तो उसे भारी पड़ गया था। भारी अपमान के साथ उसे वापस लौटना पड़ा। और इसी पतन का क्या खूब मजाक उड़ाया है गुप्त जी ने अपने विदाई संभाषण में। शिव शंभू उसमें कहता है ना कि माय लॉर्ड, आपने तो सोचा था कि इस नाटक का अंत सुखांत होगा, लेकिन ये तो दुखांत हो गया। एकदम सही। ये राजनीतिक पतन पर किया गया बहुत ही सधा हुआ वार था। अब यहाँ पर ना मैं हमारी इस गहन चर्चा में एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल कहिए। जो कि हम यहाँ राजनीतिक प्रकृति की ऐतिहासिक आलोचनाओं की बात कर रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है कि हम किसी भी आधुनिक राजनीतिक पक्ष, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एकदम सही बात है। हम यहाँ केवल मूल ऐतिहासिक ग्रंथों और स्रोतों में जो विचार दिए गए हैं उनकी निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, ये महज इतिहास का एक ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। हम श्रोताओं को बस ये बता रहे हैं कि उस समय के साहित्य में क्या लिखा गया था। बिल्कुल। और ये निष्पक्षता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त सिर्फ अंग्रेजों की ही आलोचना नहीं कर रहे थे। अच्छा, और किसकी कर रहे थे? वे खुद भारतीय समाज की कमजोरियों पर भी गहरी चोट कर रहे थे। इसीलिए तो उन्हें गूंगी जनता का मुखर वकील कहा गया है। गूंगी जनता मतलब वो जनता गूंगी क्यों थी? क्योंकि गुप्त जी के अनुसार भारतीय जनता कर्मवादी सोच का शिकार थी। कर्मवादी सोच थोड़ा विस्तार से समझाएंगी? मतलब उस समय शोषित और दरिद्र जनता अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए ब्रिटिश हुकूमत को दोष देने के बजाय अपने पूर्व जन्म के कर्मों को दोष देती थी। अरे बाप रे, मतलब वो सोचते थे कि ये सब उनकी किस्मत में लिखा है। हाँ, और साथ ही उनकी जो तटस्थता थी, यानी हमेशा सिर्फ तमाशबीन बने रहने की आदत, कि जो हो रहा है होने दो, बस तमाशा देखो। बिल्कुल। गुप्त जी इसी बात से चिढ़ते थे। वो चाहते थे कि जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। क्या बात है। और मैंने ये भी पढ़ा कि वे बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील विचारक थे। एकदम। जिस दौर में सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, गुप्त जी उर्दू और हिंदी को सदी बहनें मानते थे। हाँ, उन्होंने तो कई बेहतरीन अनुवाद भी किए थे ना। मडेल भगनी और रत्नावली जैसी कृतियों का अनुवाद उनके सांस्कृतिक समन्वय का ही तो उदाहरण है। बिल्कुल। वे हर तरह की सांप्रदायिकता से दूर रहते थे। क्या अद्भुत जीवन यात्रा थी उनकी। मतलब एक 42 वर्ष का छोटा सा जीवन। लेकिन उस छोटे से जीवन ने भारतीय पत्रकारिता, हिंदी भाषा के विकास और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक नींव में एक ऐसा अमर अध्याय जोड़ दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सही कहा आपने। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान का प्रभाव उम्र से नहीं, उसके विचारों की गहराई से मापा जाता है। एकदम सही। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा के समापन की ओर पहुंच गए हैं। बहुत ही दिलचस्प सफर रहा ये। लेकिन खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक विचार पर थोड़ा गौर करें। कौन से विचार? जरा सोचकर देखिए। बाल मुकुंद गुप्त ने एक साप्ताहिक अखबार में लंबे, गहरे और सोच समझकर रचे गए निबंधों के माध्यम से एक ऐसा काल्पनिक चरित्र खड़ा किया जिसने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती डाली। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। हम 280 कैरेक्टर के पोस्ट्स और 15 सेकंड के छोटे वीडियो वाले दौर में जी रहे हैं। हाँ, जहां प्रतिक्रिया तुरंत दी जाती है। वही तो किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हमने उस गहरे, मारक और कलात्मक राजनीतिक व्यंग्य के धैर्य को खो दिया है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या आज के इस शोर शराबे वाले युग में शिव शंभू जैसा कोई चरित्र फिर से जन्म ले सकता है? एक ऐसा चरित्र जो बिना कोई शोर मचाए बस अपनी खामोश